गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, सदन के अंदर चर्चा हो रही है और इसी चर्चा में हमारे जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं राहुल गांधी जी, उन्होंने कुछ सवाल पूछे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर। उन्होंने पूछा कि आखिर जो इलेक्शन कमिश्नर को चुनने के लिए जो एक पैनल बना था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो बताया था कि उसमें सीजीआई भी होंगे, पर बाद में सरकार ने क्या किया, कानून लाकर सीजीआई को इस कमेटी से बाहर कर दिया। अब सरकार अपनी मनमर्जी से किसी को भी इलेक्शन कमिश्नर बना सकती है। साथ ही साथ 2024 के इलेक्शन से पहले इलेक्शन कमिश्नर्स को लगभग पूरी इम्यूनिटी दे दी गई। उसके साथ ही साथ जो सीसीटीवी फुटेज होती है उसको 45 दिन के अंदर डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। आखिर इतनी जल्दबाजी क्यों है? अब इन्होंने यहाँ पे कुछ आरोप लगाए वोट चोरी को रिगार्डिंग। अब इस पे हमारे जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, उन्होंने यहाँ पे इसका रिप्लाई किया कि देखो, एसआईआर की प्रक्रिया अपने आप में क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे देश में कुछ घुसपैठिए हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो देश के नागरिक नहीं हैं और वो लोग गलत तरह से वोट डालेंगे, तो कहीं ना कहीं फिर जो सरकार चुन के आएगी वो भारत के नागरिकों के द्वारा नहीं होगी, वो तो कहीं ना कहीं इनफिल्ट्रेटर्स के द्वारा होगी। कई जगह पे एक इंसान दो दो जगह वोट डाल रहा है, राइट। कोई डेड पर्सन मतलब हो सकता है, किसी का नाम हो वोटर लिस्ट के अंदर। तो इसीलिए वोटर लिस्ट को प्यूरिफाई करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए कुछ ऐसे लोग, जो गलत लोगों का नाम उस लिस्ट में आ गया है, उन सबको हटाने के लिए यहाँ पे ये सब एसआईआर की प्रक्रिया यहाँ पे करी जा रही है। बाकी इलेक्शन कमिश्नर्स के ऊपर जो क्वेश्चंस थे, उनका उन्होंने जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि ये जो पूरा मुद्दा है ये इलेक्शन कमीशन के रिगार्डिंग है और इलेक्शन कमीशन अपने आप में एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, राइट। तो ये डिस्कशन यहाँ पे हुआ और साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि जो भी इलीगल इमिग्रेंट्स होंगे ना, उनको देश से हम यहाँ पे डिपोर्ट करेंगे। तो कहीं ना कहीं आज के समय ऑपोजिशन और सरकार के बीच बहुत ज़्यादा तकरार देखने को मिल रही है। ऑपोजिशन करंटली बहुत लंबे समय से मुद्दा उठा रहा है वोट चोरी का, और जो सरकार है वो यहाँ पे उसको यहाँ पे डिफेंड करने की यहाँ पे कोशिश कर रही है। दोस्तों, एक चीज़ और भी है। पिछले दिनों के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया था यूनेस्को इंटेलिजिबल हेरिटेज लिस्ट के बारे में। मैंने आपको बताया था कि 15 चीज़ें तो ऑलरेडी हैं इस लिस्ट के अंदर, और दिवाली को यहाँ पे टेंटेटिव लिस्ट में यहाँ पे रखा गया है। अब दिवाली का ये जो बात थी, इसको एक्सेप्ट कर लिया गया है। अब भारत में एक और एडिशन हो चुका है यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज लिस्ट में, वो है दिवाली का। ठीक है। और दिवाली देखो, इतना इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है हम सबके लिए। ठीक है, पूरे देश भर में क्या पूरी दुनिया भर में भी तो इनको, इस फेस्टिवल को यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। और चाहे कोई किसी भी धर्म का क्यों ना हो, मतलब एक दिवाली जब आती है ना कहीं वो जो एक कनेक्ट है अपने परिवार के साथ, वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो सबको बिल्कुल कॉन्ग्रेचुलेशंस इस पर्टिकुलर मौके के ऊपर। दोस्तों, डेट है आज की 11 दिसंबर 2025 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि हमारा जो सृजन प्रीलिम्स क्रैश कोर्स 2026 है, वो इंग्लिश हिंदी के अंदर अवेलेबल है और ये स्टार्ट होने जा रहा है। एंड यहाँ पर जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं वो देख पाएंगे कि 14 दिसंबर से बैच स्टार्ट होगा। दोस्तों, आपको ये वाली फीस आपको नहीं पे करनी है। पहले 1000 बच्चों के लिए हमारा जो 2000 रुपया ऑफ होगा, उसके लिए कूपन कोड है फर्स्ट वन के। तो आप इसको बहुत ही कम प्राइस के अंदर अवेल कर सकते हैं सृजन प्रीलिम्स क्रैश कोर्स को। एंड ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट और जो बहुत जो हमारे एक्सपीरियंस फैकल्टीज़ हैं वो आपको यहाँ पे पढ़ाने जा रहे हैं। जैसे सुमित सर आपको पॉलिटी पढ़ाएंगे, मैं आपको सी सेट और प्लेस इन न्यूज़ पढ़ाऊंगा, शबीर सर ज्योग्राफी, ऐसे बाकी सारे फैकल्टीज़ आपको यहाँ पे इस बैचेस में पढ़ाने जा रहे हैं। तो ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपका जो बैच है वो अवेलेबल रहेगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है वो सी राजगोपालाचारी जी के बारे में है। दोस्तों, इनको पॉपुलरली राजा जी के नाम से जाना जाता है और कल इनका बर्थ एनिवर्सरी थी, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने इनकी बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर इनको ट्रिब्यूट पे की। इनका जन्म 1878 के अंदर हुआ था एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर, राइटर, स्टेट्समैन के तौर के ऊपर जाने जाते हैं। दरअसल में ये गांधी जी से बहुत इंस्पायर्ड थे। 1919 के अंदर इनकी गांधी जी से मुलाकात होती है एंड उसके बाद ये भारत की इंडिपेंडेंस मूवमेंट का हिस्सा बन जाते हैं। ये काफ़ी सारी स्ट्रगल्स में इन्होंने पार्टिसिपेट किया, जैसे फॉर एग्जांपल रॉलेट एक्ट, जिसको ब्लैक एक्ट भी बोला जाता है, उसके अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट थे वहाँ इनका पार्टिसिपेशन था। फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो गया। इसके साथ ही साथ जो वाइकॉम सत्याग्रह, दोस्तों हुआ पता क्या, वाइकॉम की अगर हम बात करें ना, तो वाइकॉम दरअसल में
ट्रेवनकोर जो आपका प्रोविंशियल स्टेट था उसका हिस्सा था। अब ट्रेवनकोर के इस वाइकॉम में यहाँ पर एक मूवमेंट स्टार्ट होती है, वो थी टेम्पल एंट्री की, कि आप जो डिप्रेस्ड क्लासेस है ना उनको टेम्पल एंट्री अलाउड नहीं थी। तो जो वाइकॉम में शिवा टेम्पल है कोटायम डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वहाँ पर ये मूवमेंट स्टार्ट होती है 1924-1925 के अंदर। उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेशन राजा जी का भी था, साथ ही साथ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेशन था। 1912 से लेकर 1941 के बीच में ये 5 बार इनको जेल में रखा जाता है। जब गांधी जी जेल में थे 1922 में, तो उस टाइम के ऊपर इन्होंने यंग इंडिया जो पत्रिका है ना उसको भी एडिट किया था। तो ये इनका कुछ इंपॉर्टेंट रोल था एज अ फ्रीडम फाइटर। बाकी इसके अलावा मद्रास प्रेसिडेंसी के प्रीमियर के तौर के ऊपर इन्होंने काम किया। एंड एक जो बात है जो आपको बिल्कुल कभी नहीं भूलनी, वो ये है कि देखो आप लोग जानते होंगे ना गवर्नर जनरल्स के बारे में, तो एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल जो थे ना वो राजा जी ही थे। 1948 से लेकर 1950 के बीच में ये भारत के गवर्नर जनरल रहे। बेसिकली आप लोग जानते होंगे आज़ादी के टाइम के ऊपर जो गवर्नर जनरल थे वो थे माउंटबेटन। माउंटबेटन के बाद जो भारत के गवर्नर जनरल बने वो सी राजा जी थे, राइट। इन्होंने 1948 से लेकर 1950 तक ये पद यहाँ पे रखा। एंड जब भारत रिपब्लिक बनता है 26 जनवरी 1950 को, तब तक ये यहाँ पे इस पोजीशन को इन्होंने यहाँ पे होल्ड किया, राइट। ये पॉइंट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी इन्होंने बाद में जाके स्वतंत्रता पार्टी यहाँ पे बनाई। एक तरह से ये एंटी कांग्रेस थी, ठीक है, और ये मार्केट की तरफ ज़्यादा बात करती थी। एक्चुअली पॉइंट पता क्या है कि नेहरू जी हो गया या इंदिरा गांधी जी हो गई, वो काफ़ी हद तक थोड़ा सोशलिज्म की तरफ उनका ज़्यादा झुकाव था। तो इन्होंने ये जो पार्टी बनाई थी ना, ये थोड़ा मार्केट बेस्ड इकोनॉमी की तरफ यहाँ पे ये थोड़ी झुकाव रखते थे। बाकी 1954 के अंदर इनको यहाँ पे भारत रत्न से भी नवाजा गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस थे सी राजा जी के बारे में जो हमें यहाँ पे पता होने चाहिए। नेक्स्ट आते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज सेना स्पेक्टिबिलिस। देखो आप यहाँ पे पिक्चर में ना एक ये पेड़ देख रहे होंगे, इसी का नाम है सेना स्पेक्टिबिलिस। अब देखने में तो सर से बहुत बढ़िया लग रहा है, येलो कलर के बहुत शानदार हमें यहाँ पे फ्लावर्स देखने को मिल रहे हैं। हाँ, देखने में अच्छा है, पर दिक्कत पता क्या है, ये अपने आप में क्या है, ये एक इन्वेजिव एलियन स्पीशीज है। इसका मतलब क्या होता है, देखो इन्वेजिव स्पीशीज ऐसा कोई प्लांट हो सकता है, या इवन अगर हम एनिमल्स की बात करें उनमें भी इन्वेजिव स्पीशी वर्ड इस्तेमाल होगा। ऐसा चीज जो कहीं ना कहीं वहाँ का नेटिव नहीं है, वहाँ को बिलोंग नहीं करता, और इसी वजह से अगर मान लो वहाँ हो तो उससे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इकोलॉजी को वो हार्म कॉज कर सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जो पेड़ है ना आपके आस ये देखने को मिल रहा है, इसके आसपास जो भी छोटे छोटे वहाँ पे पेड़ होंगे, उन तक आपका प्रॉपर सनलाइट वगैरह नहीं मिल पाएगी, उससे बायोडाइवर्सिटी कम हो जाएगी, नेटिव ऑर्गेनिज्म के साथ ये compete करेगा। क्योंकि देखो हमारे पास रिसोर्सेज तो लिमिटेड ही हैं। अब ये रिसोर्स अगर इसको मिलने लग जाएंगे तो नेटिव ऑर्गेनिजम्स को वो सब चीज़ें नहीं मिलेंगी। इस वजह से क्या होगा, आसपास के एरियाज में जो भी नेटिव प्लांट्स वगैरह है ना वो खत्म होते रहेंगे। और दिक्कत यही है, ये जो सेना स्पेक्टिबिलिस है ना ये बहुत तेजी से फैलता है, और बाकी जो इकोलॉजी है पूरी उसको यहाँ पे खत्म करता हुआ चला जाता है। ये दिक्कत हमें आज के समय तमिलनाडु के अंदर बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। और इसीलिए तमिलनाडु ने एक पूरे स्टेट में एक मिशन चलाया है कि भाई ये जो इन्वेजिव स्पीशीज है ना स्फेना स्पेक्टिबिलिस, इसको यहाँ पे ख़त्म किया जाए, राइट। अब ये जो पर्टिकुलर सेना स्पेक्टिबिलिस है ये दरअसल में साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका को बिलोंग करता है, बेसिकली मेजरली ब्राज़ील, अर्जेंटीना, बोलीविया, पेरुगे, पेरू, वेनेजुला, इन पर्टिकुलर देशों में यहाँ पे मेजरली बिलोंग करता है। पर भारत के वेस्टर्न घाट्स में आ जाने की वजह से बहुत दिक्कत हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। इस तरह से ये लंबे लंबे मतलब 7 से 18 मीटर की इनकी हाइट रहती है। काफ़ी बड़ा कैनोपी कवर है ना, ये देखो आप यहाँ पे पूरा इतना एरिया इसने कवर कर दिया इतना। तो इसके आसपास जो भी पेड़ होंगे ना इस तरह से उनको एक तरह से उनके लिए चीज़ें सप्रेस कर देगा, उनके लिए प्रॉपर रिसोर्सेज यहाँ पे नहीं मिल पाएंगे। बाकी इसके जो सीड्स हैं बहुत तेज़ी से फैल जाते हैं। ड्राई एंड मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट में मेजरली आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा सवाना में भी ग्रो कर जाएगा, फुल सन हैबिटेट में भी, इवन अगर आपकी मिट्टी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं भी है ना वहाँ पर भी ये ग्रो कर जाता है। उससे बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो जाता है, आपके वाइल्ड लाइफ को भी इम्पैक्ट आता है। क्योंकि देखो ये वाइल्ड लाइफ हमारा खाएगा क्या, जो कहीं ना कहीं फॉडर होगा, पर फॉडर तो इसने छोड़ा ही नहीं इस पर्टिकुलर ने, इसने तो सबको खत्म ही कर दिया पूरी इकोसिस्टम को ही। तो ये दिक्कत हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। बाकी इसके ऊपर जो और इम्पैक्ट आता है वो फायर रिस्क का भी रहता है। देखो एक्चुअली पता क्या है, ये जो सूखा रहता है तो कहीं ना कहीं आग लगने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है। आग लगेगी तो बाकी सब चीज़ें भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। बाकी इसके अलावा अगर हम बात करें बाकी जो नेटिव स्पीशीज़ हैं उनका भी रिकवरी को काफ़ी ये डिले कर देता है। तो ये सारी समस्याएं हैं और इसीलिए तमिलनाडु ने इसको यहाँ पे
मैनेज करने के लिए ये प्रोग्राम यहाँ पे स्टार्ट किया है। ध्यान रखना, इसका जो आईयूसीएन स्टेटस है वो आपको लीस्ट कंसर्न देखने को मिल जाता है। तो तमिलनाडु का पर्पस यही है कि भाई इसको यहाँ पे एलिमिनेट करा जाए बाय 2026। ठीक है, तो स्टेट लेवल इम्प्लीमेंटेशन हो इसकी। बाकी जो ये भी आपका बायोमास है ना, इसको कहीं ना कहीं हटाकर इसका इस्तेमाल हो पेपर पल्प के अंदर। क्योंकि पॉइंट पता क्या है, हम फोकस कर रहे हैं आज के समय सर्कुलर इकोनॉमी के ऊपर, वेस्ट से वेल्थ जनरेट करने की हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। तो वहां पर भी इस्तेमाल होगा, तमिलनाडु की सरकार इसका इस्तेमाल करेगी। इसके अलावा देखो, क्योंकि देखो ये चीज़ें हट जाएंगी, रिमूव हो जाएंगी, तो वहां पर आपकी नेटिव ग्रास, श्रब्स, ये सब लगाई जाएंगी। तो कहीं ना कहीं एलिफेंट्स भी आराम से मूव कर पाएंगे, टाइगर भी मूव कर पाएंगे आराम से। तो वो सारी जो प्रॉब्लम्स आ रही है ना सेना स्पेक्टिबिलिस के वजह से, वो कहीं ना कहीं हम यहाँ पे उसको ठीक कर पाएंगे। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे सामने है ओरांगुटन्स के रिगार्डिंग। देखो ओरांगुटन की अगर हम बात करें तो आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, इनकी यहाँ पे रेड फर आपको देखने को मिलती है। ठीक है, और ये आपको मोस्टली आपको ट्रीज के ऊपर आपको देखने को मिलते हैं, इसीलिए ये आपको आर्बोरियल मोस्टली देखने को मिल जाएंगे। ज्यादातर समय ये अपना ट्रीज के ऊपर ही बताते हैं। ठीक है, अब आज के समय ना इनके ऊपर बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रखी है। क्यों? क्योंकि एक्चुअली नॉर्थ सुमात्रा के अंदर फ्लड्स आए हैं, लैंडस्लाइड आई हैं, जिस वजह से इनकी पॉपुलेशन के ऊपर बड़ी ज़्यादा दिक्कत, परेशानी फेस करती हुई देखने को मिल रही है। तो थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं। देखो ओरांगुटन की अगर हम बात करें ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। देखो ऐसा देखने को मिला है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ दिक्कत आए, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो, तो ये जल्दी कर लेते हैं। मैं आपको समझाता हूँ। जैसे अभी थोड़े टाइम पहले की बात है, आई थिंक साल पहले की बात होगी। एक बार इसके चेहरे के ऊपर चोट लगी थी ओरांगुटन के ऊपर। तो उसने क्या किया, उसने जड़ी बूटियां ली, उसका अपने चेहरे पे लगा दिया, तो थोड़े दिन बाद उसका जो जो जख्म था वो भर गया। राइट। तो ऐसे बहुत सारे इनका जो ना ऐसा देखा गया है कि इनकी जो दिमाग है, इनका दिमाग काफ़ी अच्छा है। तो कहीं ना कहीं ह्यूमंस के काफ़ी क्लोज आपको देखने को मिल जाते हैं। काफ़ी कम्प्लेक्स टूल्स का भी इस्तेमाल ही करते हैं। तो तीन तरह की स्पीशीज होती हैं ओरांगुटन में, एक है बॉर्नियन, एक है सुमात्रन, एक है तपनुली। तो ये जो आपको मेजरली आपको देखने को मिल जाएंगे वो हैं, एक तो बॉर्नियो वाले रीजन में ही, इंडोनेशिया मलेशिया हो गया, सुमात्रा में हो गया, ठीक है ना, इंडोनेशिया में। एंड सिमिलरली जो तपनोली पॉपुलेशन है वो एक छोटे माउंटेनियस रीजन में देखने को मिल जाती है। तो आप कह सकते हो कि इंडोनेशिया मलेशिया वाले रीजन में आपको ये ज़्यादा देखने को मिलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, इनकी रेड फर होती है और मोस्टली आपके ट्रीज के ऊपर ही देखने को मिलते हैं। और एक्चुअली ना इनके सोशल बॉन्ड ज़्यादा होते हैं। एक्चुअली इंटरेस्टिंग बात पता क्या है ओरांगुटन के बारे में, कि ये जो है ना, ये सेमी सॉलिटरी है। अब देखो बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है ये सेमी सॉलिटरी, कहने का मतलब क्या है। देखो ना ये पूरी तरह से अकेले हैं, ना ये बहुत ज़्यादा ग्रुप में हैं। होता पता क्या है, कुछ टाइम ये ज़्यादातर अपना अकेले रहना पसंद करते हैं, पर जब फ्रूट्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा होते हैं ना, तो उस टाइम भाई ये खूब सारे बड़े बड़े ग्रुप्स में अच्छे से खुशियाँ मनाते हैं। ठीक है, तो मतलब इस तरह से बॉन्ड्स भी उनके यहाँ पे स्ट्रॉन्गर आपको देखने को मिल जाते हैं। बाकी इसके अलावा अगर हम बात करें, ये पत्थरों का इस्तेमाल करते हैं हैमरिंग के लिए। ठीक है, शार्प टूल्स बना लेते हैं, मान लो कुछ इंसेक्ट्स वगैरह को कट करना हो। तो बहुत इंसानों वाली जो जानकारी है ना इनको पूरी आती है। ठीक है, स्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं किसी चीज़ को ढूंढने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से अपने मदर से पियर से काफ़ी कुछ सीख के आते हैं। तो ये है ओरांगुटन के बारे में। बाकी अगर इनके खाने की बात करें, तो खाने में मोस्टली दोस्तों जो आपके जो फ्रूट्स होते हैं ना वो खाते हैं। जैसे आपके फिग्स, जो अंजीर होती है, लीची हो गया, एक ड्यूरियन करके एक आपका फल आता है जो मोस्टली आपको दक्षिण पूर्व एशिया में देखने को मिलता है, उसको ये यहाँ पे कंज्यूम करते हैं। इनका आईयूसीएन स्टेटस आपको क्रिटिकली एंडेंजर्ड देखने को मिल जाएगा। पर पिछले कुछ टाइम के अंदर माइनिंग की वजह से, पेड़ कटने की वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है। फ्लड का इम्पैक्ट इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। कहीं ना कहीं उससे इसके ऊपर जो खतरा है वो बढ़ता हुआ देखने को मिल जाएगा। राइट। तो ये कुछ समस्याएं हैं जो इनके ऊपर आज के समय आ रही हैं। तो आई होप ये जो टॉपिक था ओरांगुटन का, ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज योर सेकेंड WHO ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन। सबसे पहले तो मैं आपको ट्रेडिशनल मेडिसिन के बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो आप लोग जानते होंगे वैसे तो, जैसे भारत में आयुष मिनिस्ट्री है, ठीक है, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, ये सब भारत में मोस्टली एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलते हैं। पर अगर हम दुनिया की भी बात करें, इसके अलावा भी चीज़ें आती हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन। ठीक है, वहाँ पर भी हर्ब्स वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। यूनानी जो ग्रेको अरेबिक रूट्स हैं, आयुर्वेद तो आप सबको पता ही है, सिद्धा हमारे साउथ इंडिया में बहुत पॉपुलर है, वहीं से स्टार्टिंग हुई है उसकी। ऐसे ही काम्पो जापान की एक आपको ट्रेडिशनल मेडिसिन टेक्निक आपको देखने को मिल जाएगी। राइट। तो कोशिश ये है ना
कि डब्ल्यूएचओ की कि भाई यार ये चीज़ें हमें पता है, बहुत सारी अच्छी-अच्छी जानकारी है हमारे पास। क्यों ना इस जानकारी को हम थोड़ा-सा एविडेंस बेस्ड बनाएँ। कहने का मतलब इसको ना डेटा इकट्ठा करें इसके रिगार्डिंग। डेटा इकट्ठा होगा, देखेंगे कैसे-कैसे इसको हेल्थ ट्रीट करने के लिए, फिजिकल मेंटल इलनेस ट्रीट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, राइट? तो एक्चुअली इनका काफ़ी फ़ायदा भी होता है ट्रेडिशनल मेडिसिन का, क्योंकि हमारे जो माइंड, बॉडी एनवायरनमेंट में एक बैलेंस बना के चलते हैं, ठीक है? प्लांट बेस्ड रेमेडीज़ हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद हो जाती हैं। तो इन सब का कोशिश रहता है डब्ल्यूएचओ का, और इसीलिए ना डब्ल्यूएचओ ने इसका जो समिट है ट्रेडिशनल मेडिसिन का, वो ऑर्गेनाइज़ करवाना स्टार्ट किया था। बेसिकली कोशिश ये थी कि अलग-अलग देश साथ में आएँ, एविडेंस बेस्ड मतलब डेटा के साथ आप बताओ कि भाई कितना प्रूफ, कितना बेटर हो रहा है, क्या वाक़ई में लोगों की ज़िंदगियाँ बेहतर हो रही हैं या नहीं हो रही। तो कहीं न कहीं ना क्या कर सकते हैं, जो बाकी मेडिसिन है उसके साथ इनको इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये है ग्लोबल समिट। इसके माध्यम से डेटा के थ्रू साइंटिफिक वैलिडेशन किया जाता है, रिसर्च के ऊपर और काम किया जाता है ट्रेडिशनल मेडिसिन के ऊपर, राइट? और हमारे जो एसडीजी गोल्स हैं ना हेल्थ वाले, उनको अचीव करने के अंदर भी यहाँ मदद करता है। तो इस तरह से दुनिया भर के लीडर्स, मिनिस्टर्स, पॉलिसी मेकर्स, हेल्थ एक्सपर्ट्स सब साथ में आते हैं एंड इस तरह से डिस्कस करते हैं। तो इसका जो पहला समिट था ना, वो भारत के अंदर ही हुआ था, गांधीनगर गुजरात के अंदर, और उसका आउटकम निकल के आया था गुजरात डिक्लेरेशन, जहां हमने बात की थी कैसे रिसर्च, रेगुलेशन, इन सबको हम यहाँ पे इम्प्रूव करेंगे और कैसे एविडेंस बेस्ड ट्रेडिशनल मेडिसिन को हेल्थ सिस्टम के अंदर इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट हुई थी। अब इस महीने दिसंबर 2025 के अंदर भारत ही को होस्ट करेगा, पर ध्यान रखना इस बार का जो ग्लोबल समिट है ट्रेडिशनल मेडिसिन के ऊपर, वो गांधीनगर के अंदर नहीं बल्कि न्यू दिल्ली के अंदर ऑर्गेनाइज होगा, जहां पर इस चीज को हम और आगे पे लेके जाएंगे और ट्रेडिशनल मेडिसिन को एक फर्दर एक आगे और बूस्ट देखता हुआ मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारे सामने जो टॉपिक है दैट इज रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन स्टेट बार काउंसिल। सबसे पहली बात तो मैं आपको बार काउंसिल के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। बार काउंसिल एक स्टेचुटरी बॉडी है, एक कानून के बनी हुई बॉडी है, जो कि फाउंड हुई थी अंडर द एडवोकेट एक्ट 1961। अब पर्पस क्या होता है सर बार काउंसिल का? देखो, बार काउंसिल का पर्पस बहुत सिंपल सा है। जो भी एडवोकेट्स है ना, उनके हकों की रक्षा करना, उनके इंटरेस्ट का यहाँ पे ध्यान रखना, ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया का काम होता है। फिर एडवोकेट्स के ऊपर जो भी कुछ आपकी कार्रवाई करनी हो तो वो यहाँ पे बार काउंसिल ऑफ इंडिया कर सकता है, इसके पास रेगुलेटरी फंक्शन है। सिमिलरली अगर हम बात करें लीगल एजुकेशन क्या चाहिए, किस तरह के रिकॉग्निशन देनी चाहिए यूनिवर्सिटीज़ को, राइट, जो आपकी लॉ डिग्रीज के लिए, वो सारा काम बार काउंसिल ही देखता है। इसके अलावा एक जो बार ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन होता है, वो भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया ही कंडक्ट कराता है, ताकि जो भी एडवोकेट्स भारत में प्रैक्टिस करना चाहते हैं उनको यहाँ पे सर्टिफिकेट दिया जा पाए, राइट? ये पूरा काम बार काउंसिल ऑफ इंडिया का ही होता है। अब बात करें बार काउंसिल ऑफ इंडिया की, तो इसमें आपको इलेक्टेड मेंबर्स भी हैं और एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, यानी कि जो अपनी पोजीशन की वजह से इसके मेंबर्स हैं वो भी इंक्लूड होते हैं। हमारे पास स्टेट बार काउंसिल भी होती हैं। हर स्टेट बार काउंसिल से एक एक पर्सन यहाँ पे इलेक्ट होता है। सिमिलरली अगर हम बात करें तो एक तो ये हो गया पर्सन कि हर स्टेट को बार काउंसिल से कोई पर्सन आएगा। उसके अलावा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होंगे, साथ साथ जो सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया होते हैं, वो इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं। तो देखा ना आपने, कुछ लोग इलेक्टेड हुए, कुछ लोग आपके यहाँ पे एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हुए। तो इस तरह से जो मेंबर्स होते हैं स्टेट बार काउंसिल के, वो 5-5 साल के लिए यहाँ पे इलेक्ट किए जाते हैं एंड काउंसिल फिर इस तरह से वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का पार्ट बन जाते हैं। तो आप नोटिस कर पाओगे कि काउंसिल के पास अथॉरिटी होती है कि वो खुद का चेयरमैन और खुद का वाइस चेयरमैन यहाँ पे बना सकता है, और जो भी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बनता है वो 2 साल के लिए इस पोजीशन को यहाँ पे होल्ड करता है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने पता क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है बार काउंसिल ऑफ इंडिया को कि आप ये इंश्योर कीजिए कि आपके जो भी स्टेट बार काउंसिल इलेक्शंस है ना, उनमें 30% रिजर्वेशन महिलाओं को हो। बेसिकली महिलाओं को जुडिशरी के अंदर, या रेदर आई शुड से एडवोकेट्स के अंदर भी आगे लाने के लिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर एक कदम उठाया है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि स्टेट बार काउंसिल में 30% सीट्स जो होंगी वो वुमेन ऑक्यूपाई करेंगी। इसमें इलेक्टेड पोजीशन भी आ गई और आपकी ऑफिस बेरर रोल्स भी आ गए। दोनों में आपका यहाँ पे 30% सीट्स महिलाएं ऑक्यूपाई करेंगी। इसका पर्पस यही है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी हम बात करते हैं इक्विटी की, इक्वालिटी की बात करते हैं, तो महिलाओं को बिल्कुल इक्वालिटी यहाँ पे मिलनी चाहिए, राइट? तो कहीं ना कहीं आने वाले इलेक्शंस के अंदर भी ये 30% रिजर्वेशन का रूल जो है वो अप्लाई होगा। एंड इस तरह से बार काउंसिल ऑफ इंडिया को बोला गया है कि आप अपनी एक रिपोर्ट दीजिए, ये देखने के लिए कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के साथ आप किस तरह से कंप्लाई कर रहे हैं। तो ये बात आपको करंट अफेयर्स पर्सपेक्टिव से पता होनी चाहिए, राइट? तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। रही बात ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, यहाँ आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको आप पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से कौन सा सही है,
कौन सा गलत है। साथ ही साथ जो मैंने आपको कल होमवर्क दिया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में, तो यस दिस स्टेटमेंट इज एक्चुअली अ करेक्ट स्टेटमेंट। ओजोन लेयर की बात करें, देखो ओजोन लेयर ना जो ट्रोपोस्फेयर वाली होती है वो बैड ओजोन होती है, पर मेजरली ओजोन लेयर जो है ना वो आपको स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर देखने को मिलेगी, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट आपका यहाँ पे इनकरेक्ट रहेगा। टी बोर्ड ऑफ इंडिया दोस्तों अपने आप में एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसलिए तीसरा स्टेटमेंट आपके यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस तरह से आप सब लोग हार्डवर्क करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।